सो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आज आपको पता है कि हम अपने रूट प्योर का जो हमारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है, हम उसके बारे में आज सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हमको एग्रीकल्चर का साइंस, बेसिकली इस प्रोडक्ट की जरूरत क्यों है, जब तक क्यों आपका क्लियर नहीं होता है। हमारे नेटवर्किंग में क्या बोलते हैं कि हाउ इज नॉट इंपॉर्टेंट, वाई इज इंपॉर्टेंट। हमें अपने किसानों को, हमें अपने हिंदुस्तान में जो उपज हो रही है उसकी बेहतरी के लिए, हमारे किसानों की प्रोग्रेस के लिए, और एक बेहतर उत्पादन और एक बेहतर अनाज की पैदावार हो, उसके लिए सबसे पहले तो हमको क्यों, मतलब रीजन क्या है कि हमारा प्रोडक्ट हर किसान तक पहुंचना चाहिए, ये समझना बहुत जरूरी है। और इसके लिए पहले हम समझते हैं कृषि का विज्ञान। देखिए, किसी भी पौधे को, चाहे वो फल हो, फूल हो, गेहूं हो, धान हो, सब्जी हो, किसी भी प्रकार का जो पौधा होता है, चाहे वो जंगल में उगा हुआ हो, चाहे वो आपके खेत में हो, चाहे वो आपके गमले में हो, हर पौधे को अपनी जैविक क्रियाओं को, मतलब कि उसको आगे बढ़ने के लिए, नई शाखाएं निकालने के लिए, पत्तों में हरियाली रखने के लिए, राइट, फूल पैदा करने के लिए, फूल से फल बनाने के लिए, जड़ों का विकास करने के लिए, कीटों से और फंगस से, इंसेक्ट से, पेस्ट से और फंगस से अपने आप को बचाने के लिए 9 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और 11 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। मेरा स्क्रीन पूरा दिख रहा है आप लोगों को, सबको अच्छे से? यस सर, दिख रहा है सर। तो अब ये मैक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब क्या हुआ कि ये वो खाद है जो जिसकी, या ये वो चीजें हैं जिसकी जरूरत पेड़ को ज्यादा है। वो कौन कौन सी चीजें हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये 9 वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी जरूरत पेड़ को, पौधे को ज्यादा होती है पैदावार पाने के लिए। इनमें से कुछ जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको पेड़ वायु से, जलवायु मतलब जो वायु है, आसपास का वातावरण है, वहां से ग्रहण करता है। कुछ चीजों को मिट्टी में, जमीन से अपने जड़ के द्वारा ग्रहण करता है। राइट, ये हो गए हमारे 9 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और उसके साथ में 11 है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मतलब ये वो खनिज पदार्थ हैं जिनकी जरूरत एक पेड़ को आगे बढ़ने के लिए, पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन होती है। अब जैसे इसमें से एक जिंक है। अगर आपके पेड़ के पत्ते पीले हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि पेड़ के अंदर में जिंक की कमी है। अगर आपका एक फल देने वाला पेड़ है या फूल देने वाला पेड़ है और आपको खाद पानी सब कुछ दे रहे हैं, पर उसमें फूल नहीं निकल रहा, फूल नहीं निकल रहा, मतलब क्या दिक्कत है कि उसके अंदर में मॉलिब्डेनम की कमी है। आपके पेड़ में फूल तो निकल रहा है, लेकिन वो फूल जो है वो फल में कन्वर्ट नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है कि उसमें बोरोन की कमी है। तो हर चीज का, जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, आपके आपके पेड़ की लंबाई नहीं बढ़ रही है, आपने पेड़ लगाया उसकी लंबाई नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है? उसके अंदर में सेल मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है, मतलब उसमें सिलिकॉन की कमी है। तो आप ध्यान से, जो 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 किसान लोग सुन रहे हैं मेरी बातें, जो बैठे हुए हैं, वो समझ पाएंगे कि मैं जो बातें बोल रहा हूं वो कितना सही है। अगर आपके पेड़ के ऊपर में बार बार कीट का, मतलब कि पेस्टिसाइड, पेस्ट का, इंसेक्ट्स का या फंगस का अटैक हो रहा है, और आपकी फसल अगर खराब हो जा रही है बार बार सब कुछ करने के बाद, इसका मतलब आपके पेड़ में कॉपर की कमी है। कॉपर जो है वो पेड़ को मजबूत बनाता है, किसी भी फुंदी से, फंगस से, इंसेक्ट से और पेस्ट से लड़ने में उसको मदद करता है। तो हर मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का हर पेड़ के अंदर में, हर पौधे में, हर फसल में कोई ना कोई एक काम होता है। और जान के आपको आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान की जमीन के अंदर, भाई खेती आज से तो नहीं हो रही ना। इंसान जो है मिट्टी से पैदावार आज से तो नहीं ले रहा। जिस दिन से इंसान बना होगा उसके पहले से पेड़ पौधे हैं, यानी कि उसके पहले से ही हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में हरियाली थी। नहीं, इंसान ने तो बाद में समझा ना कि गेहूं क्या होता है और चावल क्या होता है और सोयाबीन क्या होता है और आलू क्या होता है, प्याज क्या होता है। ये सब प्रकृति ने तो पहले से बना के रखा हुआ था। तो जो हमारे हिंदुस्तान की जो मिट्टी है, उसमें जो ये 20 प्रकार के मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इसमें से सब कुछ हमारे हिंदुस्तान की मिट्टी में भरपूर मात्रा में और हवा में मौजूद है। बोरोन के अलावा इंडियन सॉइल में कहा जाता है कि बोरोन की मात्रा थोड़ी कम है, क्योंकि बोरोन जो है वो अफ्रीका में, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, बोरोन अफ्रीका में ज्यादा पाया जाता है। एशिया की मिट्टी में बोरोन की तादाद कम है, लेकिन इतनी भी कम नहीं है कि हमारे पेड़ में से, फूल में से फल ना बन पाए। कम है, पर बहुत ज्यादा कम नहीं है। आम खेती करने के लिए सफिशियंट है। ये नेचुरल चीजें हैं जो मिट्टी में और वायु में और जल में, राइट। जैसे मैंने हाइड्रोजन बोला, तो जब आप पेड़ के अंदर में पानी डालते हैं तो वो क्या जा रहा है? H2O।
तो वहां से पेड़ जो पानी के साथ में उसकी पेड़ की जड़ें जो होती हैं उसमें से हाइड्रोजन खींच लेती हैं। ये बड़ा ही एक बहुत ही चमत्कारिक प्रक्रिया है जो प्रकृति ने, जो भगवान ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने, गॉड ने बनाया है, जो बाबा आदम हजारों लाखों करोड़ों साल से चलता हुआ आ रहा है। लेकिन बढ़ते समय के साथ क्या हुआ कि ये नेचुरल चीजें तो भगवान ने बनाई थी इस धरती में, और नेचुरली सब कुछ उग रहा है, बड़े बड़े जंगल, वहां कौन खाद डालने जाता है? सोचिए आप, जो बड़े बड़े इतने विशालकाय जंगल आप हिमाचल में और कश्मीर में और उत्तराखंड में और यहाँ इवन जहाँ गोवा में मैं रहता हूँ और बिहार में और बंगाल में आप देखते हैं जो बड़े बड़े जंगल, वो जंगलों में क्या कोई खाद डालने जा रहा है? उस जंगल के अंदर में क्या कोई सिंचाई करने जा रहा है? नहीं। वो नेचुरली मिट्टी से सभी माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो चूसते हैं, या हवा से, मिट्टी से, या पानी से, और पेड़ पौधे आगे बढ़ते रहते हैं। पर इंसान ने जब खेती का कमर्शलाइजेशन हुआ, हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया के अंदर में जब खेती का कमर्शलाइजेशन हुआ, तो ज्यादा उपज और मुनाफे के लोभ में प्राकृतिक रूप से जो नेचुरली जो ये 20 इंग्रेडिएंट अवेलेबल थे मिट्टी में, इनकी परवाह ना करते हुए केमिकल फर्टिलाइजर, रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल बढ़ता चला गया समय के साथ साथ। छोटी सी जमीन के टुकड़े से जरूरत से ज्यादा पैदावार लेने के लिए हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करने लग गए। और उस, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूरिया हो गया, अमोनियम नाइट्रेट हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, डीएपी हो गया, सुपर फॉस्फेट हो गया, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, और अलग अलग प्रकार के एनपीके, एनपीके 19 19 19, एनपीके 0 52 34, एनपीके 13 40 13, एनपीके 00 50, एनपीके 7 12 25, ये अलग अलग प्रकार के एनपीके के जो खाद के कॉम्बिनेशन है, जो अलग अलग प्रकार से लोग हर 15 15 दिन के अंदर अपने खेत में डालते हैं। पहले यूरिया डालते हैं, फिर 19 19 डालते हैं, फिर 13 40 13 डालते हैं, उसके बाद 0 52 34 डालते हैं, उसके बाद 0 50 डालते हैं, उसके बाद 0 62 30 डालते हैं। ये अलग अलग एनपीके का हमारे किसान एक 3 महीने 4 महीने की साइकिल में हर सप्ताह लगातार इस्तेमाल करते हैं अपने पेड़ों में, या तो बेसल डोज, बेसल डोज मतलब कि जमीन में डालते हैं, या फिर स्प्रे करके। लेकिन अल्टीमेटली आप ये केमिकल फर्टिलाइजर्स चाहे पेड़ों के ऊपर में स्प्रे करें या मिट्टी में पानी के साथ मिलाकर के डालें, जाना तो उसको मिट्टी में ही है। ये सभी जो केमिकल सॉल्ट फर्टिलाइजर्स है ना, ये बेसिकली एक तरह का केमिकल सॉल्ट है। जैसे कैल्शियम नाइट्रेट, अब कैल्शियम का नेचुरल सोर्स क्या है? चूना। नाइट्रेट का नेचुरल सोर्स क्या है? हवा में जो मौजूद है नाइट्रोजन, राइट। नाइट्रेट वो फॉर्म है, हवा में नाइट्रोजन ऑक्साइड है, लेकिन पेड़ को चाहिए नाइट्रेट। तो हुआ क्या कि चूने से कैल्शियम को निकाला, एक्सट्रैक्ट किया केमिकल प्रोसेस के माध्यम से, और नाइट्रोजन ऑक्साइड से नाइट्रेट को निकाला, उनको मिला करके एक केमिकल प्रोसेस के थ्रू, एसिडिक एसिडिक केमिकल प्रोसेस होता है, क्योंकि बिना एसिड के ये आपस में घुल के एक सिंगल सेल नहीं बनते हैं। उस प्रोसेस के थ्रू एक खाद बन गया जिसका नाम है कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है पेड़ों में बढ़वार के लिए और ज्यादा फल और फूल पाने के लिए। अब किसान जो है, चाहे गेहूं का खेती कर रहा हो, चाहे चावल का खेती का, धान का खेती कर रहा हो, चाहे फलों का या सब्जी का, अगर फूल नहीं आएंगे, कोई कुछ बोल रहा है? अपना म्यूट अनम्यूट का ख्याल रखिए सब लोग, डिस्टर्ब वो राइट। ये केमिकल सॉल्ट जो बनता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, ये पौधों के लिए जरूरी उर्वरक तो होता है, पर हर 10 15 लगातार इसका इस्तेमाल होने के कारण क्या होता है कि ये सॉल्ट में से जितना भी रसायन, जो भी केमिकल पेड़ को चाहिए वो पेड़ तो ले लेता है, लेकिन जो उसका वो नमक है ना, सॉल्ट वाला जो फॉर्मूला है, वो लीचिंग का प्रोसेस क्या होता है? देखिए, लीचिंग अगर आपको समझ में नहीं आया, समझाता हूं। लीचिंग क्या होता है कि आप मिट्टी के ऊपर में कुछ भी डालेंगे, चाहे पानी डालेंगे, चाहे खाद डालेंगे, कुछ भी बीज भी डालेंगे, तो धीरे धीरे पानी के बहाव के कारण, बारिश के कारण, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण, चलती हुई हवा के कारण, वो धीरे धीरे जमीन के अंदर में नीचे जाकर के एक जगह पर जाके बैठना शुरू कर देता है। अब क्योंकि हर केमिकल फर्टिलाइजर के अंदर में सॉल्ट है, और ये सॉल्ट लीचिंग के कारण नमक में, मिट्टी में नीचे नमक के रूप में एक स्थाई परत बना देता है। ठीक। और ये स्थायी परत हर जो सप्ताह में आप केमिकल डाल रहे हैं उसके साथ में वो परत मजबूत होती चली जाती है। अब ये परत जब मजबूत होती चली जाती है, तो ये बिकॉज ऑफ प्रेशर एंड हीट ये इतना स्ट्रांग हो जाता है, इतना स्ट्रांग हो जाता है कि मिट्टी के ऊपर में अगर देखा जाए, अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे, तो मिट्टी के ऊपर में आपको साफ साफ दो अलग अलग मिट्टी के प्रकार दिखाई देंगे, एक उस परत के ऊपर, एक उस परत के नीचे। यानी कि वो केमिकल सॉल्ट जो है वो इतना स्ट्रांग हो जाता है धीरे धीरे इस्तेमाल करते करते, 3 से 4 महीने के अंदर में ही जो आप 5 से 6 बार जो केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, उसने मिट्टी को 2 हिस्सों में बांट दिया।
और वो वहां पे जाकर परमानेंटली बैठ जाता है। अब वहां पर जाकर के परमानेंटली बैठने के कारण नुकसान क्या होता है, ये हमें समझ में नहीं आता। हमें लगता है कि कोई बात नहीं, क्या हुआ, नीचे ही तो है मिट्टी, धरती माँ है, धरती माँ तो सब कुछ ग्रहण कर लेती। जी नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि भगवान ने या अल्लाह ने या ईश्वर ने या गॉड ने जब धरती बनाई थी और धरती में जब ये पेड़ पौधे बनाए थे, ये वनस्पतियों का जब निर्माण किया था, तो अभी इंसान उस ऊपर वाले ने मिट्टी को बांटने वाला कोई प्रक्रिया नहीं बनाया था। ये मिट्टी को दो हिस्सों में एक सॉलिड फ्रेम के साथ बांटने का काम या पाप इंसान ने किया है केमिकल फर्टिलाइजर्स के रूप में। लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉन्ग रन में ये होता है कि मिट्टी की परत इतनी मजबूत हो जाती है कि मिट्टी का मान, पीएच मान बदल जाता है। या तो हमारी मिट्टी एल्कलिक हो जाती है, या तो हमारी मिट्टी एसिडिक हो जाती है। और एल्कलिक हो जाए मिट्टी या एसिडिक हो जाए मिट्टी, दोनों ही प्रकार की मिट्टियों के अंदर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आजकल लोग शिकायत करते हैं ना कि मिट्टी के अंदर में जोंक खत्म हो गए। क्यों खत्म हो गए, कभी सोचा आपने? मिट्टी के अंदर में जोंक इसलिए खत्म हो गए क्योंकि जो आपने वो एक लाइन जो बना दी है ना, उस लाइन के कारण मिट्टी के अंदर हवा जा ही नहीं रही है। और जब हवा नहीं जाएगी मिट्टी के अंदर में, तो जोंक सांस कहां से लेगा? क्योंकि वो तो लिविंग बीन है ना, वो तो पेड़ है नहीं कि उसके पत्ते निकले हुए हैं और वो हवा से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन खींच लेगा, नहीं। राइट। रासायनिक नमक की परत के कारण जड़ों का विकास अधिक गहराई तक नहीं हो पाता। जैसे मैंने कहा कि आपने केमिकल डाला, केमिकल डाला, केमिकल डाला, वो एक ऐसी परत बन गई। अब ये परत इतनी हार्ड है कि इस परत के नीचे कुछ जा ही नहीं सकता। राइट। तो आपने जो पेड़ बोया, आपने जो पौधा धान का बोया, आपने जो गेहूं का पौधा बीज बोया, या आपने सब्जी का या फूल का या फल का बोया, अब उसकी जड़ों को जितना गहराई में, जड़ें, किसानों को बात तो पता है ना कि जड़ें जितनी गहराई में जाएंगी, पेड़ों को उतना ज्यादा भोजन मिलेगा और पेड़ उतने ऊंचे, लंबे और मजबूत होंगे। लेकिन वो नमक की परत इतनी मजबूत है कि वो पेड़ों के जड़ों को अंदर जमीन में ज्यादा धंसने ही नहीं देती। तो हमारी जड़ें सतह के ऊपर ही लंबाई चौड़ाई में फैलना शुरू हो जाती हैं। चौड़ाई में जड़ों जड़ों के फैलने से भोजन पेड़ों को कम मिलता है। गहराई में अगर जड़ें फैलती है तो भोजन पेड़ों को ज्यादा मिलता है। दूसरा नुकसान क्या होता है इसके कारण, ये आपको तो पता है, सबको पता है कि अगर आप नमक के अंदर में पानी डालते हैं, तो वो नमक जो है वो पानी को ज्यादा सोखता है। बोलते हैं ना हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो गई है, तो हम क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा ओआरएस का घोल बना के पीते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि हमारी बॉडी जो है वो वाटर को ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। यही प्रक्रिया जमीन के अंदर में होती है। एक तो आपकी जड़ें गहरी नहीं जा रही हैं, पेड़ उतना मजबूत नहीं हो, पौधा उतना मजबूत नहीं हो पा रहा है, पर क्योंकि जमीन के 1 या 1.5 फीट नीचे एक नमक की परत सी बन गई है, केमिकल सॉल्ट की एक परत बन गई है, तो पानी की खपत भी आपकी ज्यादा हो जाती है। और ये नेचुरल प्रोसेस है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। सॉल्ट है तो पानी खींचेगा। फसल कटने के बाद इसका असली नुकसान कब होता है लॉन्ग टर्म में? फसल कटने के बाद जो नीचे नमक की परत बैठ गई भाई, केमिकल सॉल्ट की जो परत लीचिंग कारण बैठ गई है, जब आप उसकी जुताई करते हैं, जब आप उसमें ट्रैक्टर चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाने के बाद आपको लगता है कि आपकी मिट्टी अब भुरभुरी हो गई। जी नहीं, अब क्या हुआ कि जो परत नीचे बैठी हुई थी वो परत ऊपर आ गई। और लगातार बार बार केमिकल फर्टिलाइजर का यूज किया, परत बनी, खुदाई जुताई की, ऊपर आ गया। परत बनी, जुताई की, ऊपर आ गया। परत बनी, जुताई की, ऊपर आ गया। ये प्रोसेस एक बार, दो बार, भाई एक किसान एक खेत में 3 से 4 फसल उगाता है, तो 3 से 4 फसल उगाता है तो 3 बार या 4 बार जुताई होती है, और 3 बार या 4 बार इन सभी केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होता है। अब सोच के देखिए, ये फर्टिलाइजर के अंदर जो सॉल्ट है वो आपकी मिट्टी के अंदर में घुलता जा रहा है, घुलता जा रहा है, घुलता जा रहा है। और फिर एक लंबे समय के बाद क्या होता है, जब शुरुआत में आपने केमिकल फर्टिलाइजर का यूज किया था, तो जो नमक की परत थी वो 2 फीट नीचे थी, आपके खेत की ऊंचाई से 2 फीट नीचे थी। लेकिन अब धीरे धीरे करके आपकी पूरी मिट्टी के अंदर ही सॉल्ट हो जाता है, मिट्टी बहुत कठोर हो जाती है, आपके जमीन की उर्वरक क्षमता पैदाइश कम हो जाती है। जिस कारण आपको अब फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए, क्योंकि मिट्टी में तो आपके अब नमक ही नमक हो गया ना, 4 साल से 5 साल से आप केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे थे, तो जो केमिकल सॉल्ट है वो आपकी मिट्टी में 4 साल 5 साल से इकट्ठा हो रहे हैं, और आपको जोत जोत के बार बार मिलाते जा रहे हो। अब मिट्टी में जड़ों का फैलना और कम हो जाएगा, पेड़ों का बढ़ना और कम हो जाएगा। अब आपको अपनी पैदावार बढ़ानी है तो आप उसके लिए और ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज करो। पिछले साल अगर 1 एकड़ में 50 किलो यूरिया में काम हो गया था, तो इस साल आप 55 किलो डालते हो।
पिछली फसल में अगर 100 किलो एनपीके लगा था 1 एकड़ के अंदर में, तो इस बार आप 110 किलो डालते हो, और इस कारण किसान की लागत भी बढ़ती चली जाती है, पर उपज में उसको वो फायदा नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जिसका कोई अंत नहीं दिखता। आप रासायनिक खाद ज्यादा डालते रहेंगे, मिट्टी में नमक इकट्ठा होता रहेगा, फसल काटने के बाद खेत की जुताई करेंगे, वो नमक ऊपर आएगा, ऊपर आने के बाद फिर से आप नया नई नई पैदावार लगाएंगे, फिर से उसमें केमिकल खाद डालेंगे, फिर से नमक का एक लेयर बनेगा, फिर उसकी जुताई करेंगे और फिर वो ऊपर आएगा। पूरी मिट्टी में ये नमक लगातार घुलता घुलता जाता है, घुलता जाता है, और हमारे फर्टिलाइजर का खर्चा बढ़ता चला जाता है। जो मेरे किसान भाई मुझे सुन रहे होंगे वो समझ पा रहे होंगे कि क्यों हर बार, पिछली बार अगर डीएपी का एक बोरा लगा था 50 किलो का, तो इस बार उतनी ही पैदाइश करने के लिए, उतनी ही पैदाइश अपने खेत से लेने के लिए 55 किलो क्यों लग रहा है, 60 किलो क्यों लग रहा है? क्योंकि मिट्टी की क्वालिटी, पीएच वैल्यू लगातार हमारी कम होती जा रही है बिकॉज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका समाधान है, बहुत सिंपल सा समाधान है। अपनी खेत की मिट्टी की आप हेल्थ चेक करवाइए। सभी किसान भाई जो मुझे सुन रहे हैं और मेरे दोस्त जो मुझे सुन रहे हैं, वो अपने किसान भाइयों को सबसे पहले तो ये काम करवाएं। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। हर ब्लॉक में, हर पंचायत में भारत सरकार के द्वारा सॉइल्स हेल्थ सैंपलिंग का फ्री सर्विस अवेलेबल है। आपका सॉइल का हेल्थ सैंपल लेने के बाद में अगर आपके सॉइल का पीएच वैल्यू 6.2 से लेकर के 7 तक है, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, 6.2 से लेकर के 7 तक है आपकी मिट्टी, तो आपकी मिट्टी सही है। पर ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने उसमें इतना केमिकल और इतना फर्टिलाइजर यूज किया है कि मिट्टी में तो सॉल्ट ही सॉल्ट हो गया है। तो या तो आपकी मिट्टी का पीएच 7 से ऊपर है, मतलब आपकी मिट्टी एल्कलिन है। और अगर आपकी मिट्टी का पीएच 6 से नीचे है, यानी कि आपकी मिट्टी एसिडिक है। अगर आपकी मिट्टी का पीएच वैल्यू एसिडिक आता है, 6 से कम आता है, यानी कि मिट्टी एसिडिक है, तो अपने पूरे खेत के अंदर में बुझे हुए चूने का छिड़काव कीजिए, बुझा हुआ चूना। और अगर आपके पास में बुझा हुआ चूना नहीं है, तो जो नॉर्मल चूना है उसको एक मिट्टी के बर्तन में डाल के पानी से भर के 1 दिन छोड़ दीजिए, ताकि चूने के अंदर जो चूना, जो फ्रेश लाइम होता है, वो बहुत गर्म होता है, उसमें बहुत गर्मी होती है। और वो गर्म चूना अगर आप अपने खेतों में डाल देंगे, तो खेतों में जो भी बचे कुचे केचुए तेचुए हैं वो भी मर जाएंगे। तो अगर बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना प्राकृतिक रूप से ठंडा होता है, उसको आप सीधे छिड़क सकते हैं। लेकिन अगर बुझा हुआ चूना नहीं और ताजा चूना है, तो उसको 1 दिन मिट्टी के बर्तन में पानी डाल करके ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। वो बहुत गर्मी फेंकेगा, बुलबुलाएगा वो, लेकिन जब 1 दिन में ठंडा हो जाएगा तब उसको अपने पूरे खेत के अंदर छिड़क दीजिए। आपके मिट्टी का पीएच वैल्यू जो 6.2 से नीचे चला गया था चूने के कारण, वो वापस ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी मिट्टी का पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है, तो पीएच बैलेंस करने के लिए आपको अपने पूरे खेत में 1 एकड़ में 1 किलो, ध्यान से सुनिएगा, 1 एकड़ में अगर पीएच 7 से ज्यादा है, तो 1 एकड़ में 1 किलो फिटकिरी पानी में मिला के, जब पूरा फिटकिरी पानी में गल जाए अच्छे से, 1 किलो, 100 लीटर पानी के अंदर में 1 किलो फिटकिरी पूरा गलाने के बाद अपने पूरे खेत के ऊपर में फिटकिरी के पानी का स्प्रे कर दीजिए, अगर पीएच 7 से ज्यादा है। आपने अपने सॉइल का हेल्थ चेक कर लिया, हेल्थ चेक करने के बाद में अगर एसिडिक है तो उसमें चूना छिड़क दिया, चूना छिड़क, और अगर एल्कलिन है तो आपने उसमें फिटकिरी का पानी छिड़क दिया, और दोनों ही नेचुरल प्रोसेस है। आप जैसे ही अपनी मिट्टी का पीएच बैलेंस ठीक करेंगे, आपकी मिट्टी फिर से उपजाऊ हो जाएगी, और आप बोलेंगे कि आपका काम हो गया। और फिर आप उसके अंदर में धान बोएंगे अभी, और जैसे ही आप धान बोएंगे उसमें फिर से आप वही यूरिया, वही डीएपी, वही एसएसपी, वही एसटीपी, वही एनपीके, वही कैल्शियम नाइट्रेट, वही सारे केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो एक बार आपने मिट्टी का अपना पीएच अगर ठीक भी कर लिया, तो जैसे ही आप दोबारा उसमें केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं पैदावार लेने के लिए, फिर से तो वही हुआ ना, फिर से नमक की एक परत, फिर से मिट्टी कड़क हो गई, फिर से जड़ों का विकास रुक गया, और फिर से उसी दुष्चक्र में दोबारा फंस गए। ये है टेम्पोररी सॉल्यूशन। आज मैं हिंदुस्तान के किसानों को अपने रूट प्योर के माध्यम से देने वाला हूं परमानेंट सॉल्यूशन। इस समस्या का परमानेंट इलाज है रूट प्योर का रूट ग्रो और रूट प्लस। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं और दोनों को हम डिटेल में समझेंगे आज। रूट ग्रो क्या है? रूट ग्रो प्लांट ग्रोथ एनहांसर है। देखिए, दो तरह की के खाद मिलते हैं ऑर्गेनिक में, प्लांट ग्रोथ एनहांसर एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट ग्रोथ एनहांसर का मतलब क्या होता है कि ये पौधे को हर अवस्था में
बीज के अंकुरन से लेकर के फल के टूटने तक, मैच्योरिटी तक, हर अवस्था में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। किसान आजकल केमिकल खेती में इस्तेमाल करने लग गए हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसमें क्या होता है कि आपने पेड़ के नेचुरल प्रोसेस को रोक देते हैं। आपका पेड़ नए नए पत्ते निकालना चाहता है, पर आप उसमें पीजीआर डालते हैं कि उसके पत्तों का बढ़ना बंद हो जाए और वो फूल देना शुरू कर दे। नेचुरल प्रोसेस को आप रोकते हैं, जिसके कारण एक फसल तो आपको, बिकॉज ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, क्योंकि आपने रेगुलेटर जब डाला मिथिसिलिन, तो उससे क्या हुआ, पत्तों का निकलना और नए ब्रांचेस का निकलना बंद हो गया और हर ब्रांच के अंदर में फूल उगना शुरू हो गए ताकि आपका फल बने। लेकिन आपने पेड़ को नेचुरल प्रोसेस से नहीं आगे बढ़ने दिया। उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये होता है कि धीरे धीरे करके, क्योंकि वो फिर से लीच आउट होता है, कुछ समय के बाद वो मिट्टी के अंदर में आपका प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इतना ज्यादा जमा हो जाता है कि आपके पेड़ कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो पत्ते निकाले या फूल निकाले और फल बनाए। इसलिए मैं यहां पे इसको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर नहीं है, ये प्लांट ग्रोथ एनहांसर है, जो पौधे को हर स्टेज में आगे बढ़ने में मदद करता है। ये एक पेड़ को, जो 20 मैंने आपको मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बताए थे, ये 20 के 20 मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरा हुआ कंप्लीट प्लांट फूड है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये बायोलॉजिकली बना है, ये केमिकल प्रोसेस से नहीं बनाया। जो हमारी धरती माँ ने हजारों लाखों साल में जो ये बड़े बड़े जंगल जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया है, उसी टेक्नोलॉजी का यूज करके, कैसे बना आगे समझेंगे हम, उसी टेक्नोलॉजी का यूज करके ये बना है। यानी कि ईश्वर ने जिस प्रकार से इस संसार के अंदर में बड़े बड़े जंगल पेड़ पौधे तैयार किए, उसी प्रोसेस का इस्तेमाल करके, उसी पुराने तरीके का इस्तेमाल करके हमारा रूट ग्रो बना हुआ है। 100% ऑर्गेनिक, किसी प्रकार का कोई केमिकल इसमें नहीं है। रूट प्लस क्या है? रूट प्लस है वाटर स्प्रेडर, पानी को तेजी से फैलाता है। ये क्या है? ये स्टिकर है। स्टिकर मतलब चिपका देता है कोई भी चीज। क्या चिपकाता है उसकी चर्चा बाद में करते हैं। ये क्या है? एक्टिवेटर है। एक्टिवेटर मतलब जो भी खाद आप डाल रहे हैं, जो भी आप खाद डालते हैं पौधे के ऊपर, चाहे स्प्रे के माध्यम से, चाहे ड्रेंचिंग यानी कि पानी के माध्यम से, उसको पेड़ों तक पहुंचने में, एक्टिवेट होने में समय लगता है। पर अगर उस खाद के साथ में रूट प्लस मिला के डाल दिया तो इमीडिएटली खाद को एक्टिवेट करता है और पेड़ पौधे उस खाद को तुरंत ले लेते हैं। ये क्या है? पेनिट्रेटर। ये कोई भी खाद जो आप स्प्रे करते हैं वो जड़ या पत्तों के माध्यम से तुरंत पेड़ के अंदर पेनिट्रेट करके पहुंचाता है ताकि पेड़ को पूरा भोजन मिल सके। और साथ ही साथ क्या है? पीएच बैलेंसर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पीएच बैलेंसर। यानी कि आपकी मिट्टी और आपके पानी का पीएच दो जगह पे खराब होता है, मिट्टी में और पानी में। पानी का पीएच अगर 7 से ज्यादा है तो वो पानी डालेंगे तो भी नुकसान होगा। मिट्टी का पीएच अगर 7 से ज्यादा है तो भी नुकसान है। पानी का पीएच अगर 6 से कम है तो भी नुकसान है। मिट्टी का पीएच अगर 6 से कम है तो भी नुकसान है। और ये हमारा रूट प्लस वो एक रामबाण है जो पीएच को बैलेंस करता है। डिपेंड करता है कि आपका पीएच कितना ज्यादा और कितना कम है। अगर आपका पीएच ज्यादा है तो क्वांटिटी ज्यादा लगेगी, अगर पीएच 6.2 से कम है तो क्वांटिटी कम लगेगी। ये हम लास्ट में समझेंगे। अब सबसे पहले हम समझते हैं डिटेल में हमारा रूट ग्रो। रूट ग्रो के अंदर में है क्या चीज? ह्यूमिक एसिड। ये कहां पर पाया जाता है? लिग्नाइट की खदानों में, यानी कि जहां से आप कोयले की जो खदानें होती हैं, वहां पर पाया जाता है ह्यूमिक एसिड, जो नेचुरल प्रोसेस से बनता है। कैसे बनता है समझिएगा आप। हजारों लाखों साल पहले बड़े बड़े पेड़ जो थे, वो प्राकृतिक आपदा, आंधी तूफान या उम्र के कारण गिर गए, और मिट्टी में दब गए। वही पेड़ धीरे 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 करके कोयला बने, सबको पता है। और वही कोयला जब और ज्यादा प्रेशर में आता है तो उसी में से हीरा निकलता है, ये भी सबको पता है। लेकिन जो पेड़ के मोटे तने थे, जो बड़ी बड़ी टहनियां थी, उनसे तो कोयला बन गया। लेकिन जब वो पेड़ गिरा था, उसके साथ जो पतली पतली टहनियां थी, उसके साथ जो पत्ते थे, छोटे छोटी चीजें जो ब्रांचेस थी, वो तो कोयला नहीं बन पाती है ना, क्योंकि उनका वजूद छोटा होता है। वो कोयले की खदान के आसपास में प्रेशर के कारण, क्योंकि उनके अंदर में मास बहुत कम है, तो प्रेशर के कारण बड़ी बड़ी पेड़ की जो टहनियां हैं वो तो कोयला बन गई हैं और वो कभी हीरा भी बन जाएंगी। लेकिन जो पेड़ के पत्ते और जड़ और छोटी मोटी चीजें थी, जो पेड़ में फल फूल जो लगे हुए थे, फल और फूल, ये सब चीजें, ये कोयला नहीं बनती। ये कोयले की खदान में एक ह्यूमस फॉर्म में, मतलब सेमी लिक्विड फॉर्म के अंदर मौजूद रहता है। और जब कोयले की खदान से कोयला निकाला जाता है, उसके साथ में नेचुरल प्रोसेस में ह्यूमिक एसिड निकलता है। यानी कि ये पेड़ का हजारों लाखों साल पहले गिरे हुए पत्ते और टहनियों से बना हुआ एक नेचुरल खाद है, जिसको धरती माँ ने खुद बनाया है।
ये है ह्यूमिक एसिड इसमें पहला। दूसरा है फल्विक एसिड। अब पेड़ तो हजारों लाखों साल पहले मिट्टी में दबे, लेकिन क्या जो अ, इंसान थे या जानवर थे या सांप थे या बिच्छू थे या शेर थे या हाथी थे, ये भी तो पेड़ जमीन के अंदर में गड़ गए, हजारों लाखों साल से गड़े हुए हैं। जब हजारों लाखों साल से जो कि ये प्लांट और एनिमल का जो मैटर है जमीन के अंदर जब गड़ा हुआ है, तो उसके अंदर से एक एसिड का निर्माण होता है जिसका नाम है फुल्विक एसिड। ये क्या काम करता है इससे बाद में, पर ये सब चीजें जो इसके अंदर में है वो समझते हैं क्या क्या है इसके अंदर में। इसके अंदर में रूट ग्रो की आधी लीटर की बोतल के अंदर में आपके पास है चेलेटेड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि चेलेटेड का मतलब क्या होता है। मतलब कि वो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट है जिस फॉर्म के अंदर में पेड़ खाता है। जैसा मैंने आपको एग्जांपल में समझाया कि पेड़ को एनपीके में नाइट्रोजन चाहिए। नाइट्रोजन तो हम बोलते हैं, लेकिन पेड़ क्या नाइट्रोजन लेता है, कंज्यूम करता है? नहीं। पेड़ पहले नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में तोड़ता है, और नाइट्रेट फॉर्म में तोड़ने के बाद तब पेड़ उस नाइट्रोजन को कंज्यूम करता है। समझ रहे हैं आप? हम डालते हैं पोटेशियम सल्फेट। सल्फेट क्यों डालते हैं? जड़ों का विकास, सल्फर से जड़ का विकास होता है, पत्ते हरे भरे होते हैं। हम ये पोटेशियम सल्फेट जो डाल रहे हैं, सल्फर जो दे रहे हैं पेड़ों को, कीटों का भी विनाश करता है, फुंदी और कीटों का भी। ये हम जो पोटेशियम सल्फेट डाल रहे हैं, तो क्या पेड़ सल्फेट को डायरेक्टली ले रहा है? नहीं। पेड़ उस सल्फेट को सल्फर फॉर्म में पहले ट्रांसफॉर्म करता है और उसके बाद उसको कंज्यूम करता है। तो नई टेक्नोलॉजी के अंदर में नेचुरल इंग्रेडिएंट से निकाले गए हैं चेलेटेड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। मतलब ये न्यूट्रिएंट को 20 न्यूट्रिएंट का वो फॉर्म है जिस फॉर्म में पेड़ उसको डायरेक्टली खा सके। मतलब ऐसा हो गया कि अगर आपको दाल बनाना है तो आप क्या करेंगे? आप पहले चना का दाल लेंगे, फिर पानी लेंगे, फिर उसका नमक लेंगे, उसका हल्दी लेंगे, उसका जीरा लेंगे और बाकी सारी चीजें लेंगे, कुकर में डालेंगे, 4 सीटी मारेंगे, और 4 सीटी मारने के बाद में वो दाल जब गलेगी तब उसमें देसी घी डाल के खाएंगे आप, राइट? लेकिन अगर भगवान ने ऐसी टेक्नोलॉजी कोई बना दी हो, या आपके पास में एक ऐसी दाल मिल जाए कि आपने उसका डब्बा खोला और खा गए सीधे, तो काम कितना आसान हो जाएगा। बस वैसे ही इन न्यूट्रिएंट्स को पेड़ को खाने में सुविधा होती है, क्योंकि ये पेड़ के खाने लायक बनाए गए होते हैं। इसके साथ साथ है इसके अंदर में सीवीड एक्सट्रैक्ट। ये सीवीड एक्सट्रैक्ट जो है वो पेड़ जो समंदर की गहराइयों में, जहां पर धूप की रोशनी नहीं पहुंचती है और वहां पर जो एक जंगल बसता है, उसको बोलते हैं सी वीड। वीड का मतलब क्या हुआ? जंगली घास। और सी का मतलब क्या हुआ? समंदर। तो समंदर की गहराई में जो घास उगती है, जहां पर रोशनी नहीं पहुंच पा रही सूरज की, और ये सबको पता है कि बिना सूरज की रोशनी के पेड़ पौधे आगे नहीं बढ़ सकते, तो सोचिए वो पेड़, वो जो जंगली घास समंदर की गहराई में उग रहे हैं, वो कितने मजबूत घास हैं। वो बिना धूप के, बिना फोटोसिंथेसिस के, बिना रोशनी के समंदर की गहराई में तलहटी में जाकर के उग रहे हैं। तो समंदर की तलहटी में ये जो सीवीड उग रहा है, जो मैरीन प्लांट्स उग रहे हैं, इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इनको प्रोसेस किया जाता है, और प्रोसेस करने के बाद के अंदर उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इस आध लीटर की बोतल में है। ये 4 चीजें इस बोतल के अंदर में। अब चारों चीजों का काम क्या क्या होता है ये समझते हैं। ह्यूमिक एसिड का काम क्या है एक पेड़ के अंदर में? एनहांस न्यूट्रिएंट अपटेक। जैसा मैंने कहा कि आपकी मिट्टी के अंदर सब कुछ है, और ये ह्यूमिक एसिड क्योंकि आपके जड़ों को फैलने में मदद करता है, तो पेड़ मिट्टी से और हवा से ज्यादा खाना खा पाते हैं। स्टिमुलेट रूट ग्रोथ। केमिकल के कारण जो मिट्टी की सॉरी नमक की जो परत बढ़ गई थी, उस परत को तो तोड़ता ही तोड़ता है, और जड़ों को इतना मजबूत करता है कि अगर आपने केमिकल यूज भी किया हुआ है और अभी उसको अगर बंद नहीं भी किया है, तो आपकी जड़ें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि वो नमक की परत को पार करके मिट्टी के अंदर धंस जाती हैं। इंप्रूव सॉइल स्ट्रक्चर। ह्यूमिक एसिड का सबसे अच्छा काम यह है कि हवा मिट्टी को दानेदार बना देता है। और जब मिट्टी आपको बाकी लोगों को नहीं पता होगा, पर जो किसान है उनको पता होगा कि पेड़ जो है वो सिर्फ पत्तों से ही हवा नहीं लेता, पेड़ को जड़ों में भी हवा चाहिए। और अगर हमारी मिट्टी कठोर हो गई तो जड़ों में तो हवा जाएगी नहीं, लेकिन अगर आप हमारे रूट प्योर का रूट ग्रो इस्तेमाल करेंगे तो आपके सॉइल सॉइल का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए। कैसे होगा आपको आगे बताऊंगा मैं। और आपकी मिट्टी हवादार हो जाएगी, भुरभुरी हो जाएगी, पैदावार बढ़ जाएगी आपको। लूजनिंग कॉम्पैक्ट सॉइल, कॉम्प्लेक्ट क्ले सॉइल। लगातार केमिकल का इस्तेमाल करते आजकल आप देखते होंगे ना, आपके जब पिताजी और दादाजी जब खेती किया करते थे और खेत में जब पानी डालते थे, तो खेत में दलदल नहीं होता था, मिट्टी गीली हो जाती थी पर दलदल नहीं होता था। आजकल जब आप खेत में पानी बहाते हैं तो खेत में दलदल हो जाता है। क्यों? क्योंकि मिट्टी जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट, एक दूसरे से बहुत ज्यादा सिकुड़ गई है, जिसके कारण वो जब पानी डाल डाल जाता है वो पेस्ट बन जाता है, अलग अलग नहीं हो पाता।
रूट ग्रो का ह्यूमिक एसिड, यानी कि रूट ग्रो में जो ह्यूमिक एसिड है वो मिट्टी को अलग अलग करता है। और जब मिट्टी अलग अलग होगी, मिट्टी के अंदर में हवा ज्यादा जाना शुरू हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि मिट्टी के अंदर जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है, जो गुड बैक्टीरिया है, जो गुड फंगस हैं, जो केचुए हैं, और जो इस तरह के छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं जो पेड़ को आगे बढ़ने में मदद करते हैं, जो खाद को डिकम्पोज करते हैं, वो उनकी संख्या बढ़ेगी, आपकी पैदावार बढ़ जाएगी। और स्ट्रेस टॉलरेंस, स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस क्या लगता है आपको? सिर्फ इंसान को होता है, स्ट्रेस पेड़ों को भी होता है। जब गर्मी तेज हो जाती है, धूप बहुत तेज होती है, पिछले 2 महीने पहले जब बहुत तेज गर्मी थी, सारे पेड़ क्यों मुरझाए हुए थे? कि वो उस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, कर पा रहे थे। जब बहुत तेज बारिश होती है तो पेड़ अचानक से नीचे क्यों लुढ़क जाते हैं? क्योंकि वो उतनी तेज हवा का और पानी का प्रेशर झेल नहीं पाते हैं। जब पेड़ों के अंदर में जब बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण या बाढ़ आने के कारण पेड़ों के अंदर में अच्छी खासी फसल थी आपकी, लेकिन बाढ़ आ गई, खेत में पानी 10 दिन तक खड़ा रह गया, 3-4 महीने की जो आपकी मेहनत थी धान की या गेहूं को लेकर के, जो भी आपने गन्ने को लेकर के जो मेहनत किया था, क्योंकि खेत में पानी 15 दिन खड़ा हो गया, आपकी सारी फसल खराब होगी। क्या है वो? स्ट्रेस आ जाता है पेड़ को। और ह्यूमिक एसिड वो चीज है जो पेड़ का स्ट्रेस टॉलरेंस बढ़ाता है। यानी कि बहुत तेज गर्मी हो रही होगी तो भी पेड़ को बीमार नहीं होने देगा, बहुत तेज हवा आंधी तूफान और बारिश हो रही होगी तो पेड़ को झुकने नहीं देगा, और गलती से बाढ़ आ गया आपके खेतों में, 10-15 दिन तक पानी खड़ा भी हो गया तो भी आपकी फसल को बर्बाद नहीं होने देगा। ये है ह्यूमिक एसिड की ताकत। सेकेंड प्रोडक्ट जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट है वो हमारा, वो है फल्विक एसिड। फल्विक एसिड क्या काम करता है? तो पेड़ के न्यूट्रिएंट इनटेक को बढ़ाता है। दोनों देखिए, फल्विक एसिड और ह्यूमिक एसिड, क्योंकि ये दोनों जमीन से निकल रहे हैं ना, तो ये बढ़ाता है रूट्स को ज्यादा। रूट देखिए, दोनों में अंतर समझिएगा, एक में लिखा हुआ है स्टिमुलेट रूट ग्रोथ और दूसरे में लिखा हुआ है इंक्रीज रूट डेवलपमेंट। अब दोनों में अंतर क्या है? स्टिमुलेट रूट ग्रोथ का मतलब यह है कि वो रूट को मजबूत करता है जमीन में ज्यादा घुसने के लिए, ह्यूमिक एसिड। और फल्विक एसिड क्या करता है? ज्यादा जड़ बनाता है। दोनों में अंतर है। ह्यूमिक एसिड जड़ों को मजबूत करता है कि वो मिट्टी के अंदर में धसे, और फल्विक एसिड पेड़ों में ज्यादा जड़ बनाता है, और जितना ज्यादा जड़ होगा उतना ज्यादा पेड़ खाना खा पाएगा। बेटर स्ट्रेस टॉलरेंस, एक्सेलरेटेड जर्मिनेशन। जो बीज आप अभी जो धान आप बोएंगे, तो अगर आप 100 दाने धान के अपने खेत में बुआई के लिए डालते हैं, उसमें से वो रोपनी निकालने के लिए, तो उसमें से 70 का निकलता है, 30 खराब हो जाता है। कभी कभी तो 50 निकलता है, 50 खराब हो जाता है। लेकिन फल्विक एसिड बीज के अंदर घुस करके उसके माइक्रोब्स को खोल देता है और सीड्स का जर्मिनेशन रेट बढ़ा देता है। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, यानी कि क्लोरोफिल बनने का प्रोसेस तेज करता है फल्विक एसिड। तीसरी चीज के अंदर में है चेलेटेड न्यूट्रिएंट्स, बेटर एंड क्विक एब्जॉर्प्शन में आता है। ये न्यूट्रिएंट्स उस प्रकार से बनाए गए हैं जिस प्रकार से प्लांट उनको खाता है। नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्म में है, कैल्शियम फॉर्म में, कार्बन कार्बोनेट फॉर्म में है। तो जिस जिस रूप में प्लांट खाता है 20 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को, उसी प्रकार से ये बनाए गए हैं। बेटर एंड क्विक एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट प्रोटेक्शन, क्योंकि ये पेड़ के खाने के लिए ही बनाया गया है, तो बहुत कम मात्रा में पेड़ को भरपूर भोजन मिल जाता है। फास्ट एक्शन होता है, तुरंत, क्योंकि पेड़ खाने को तैयार बैठा हुआ है। और इवन अगर आपकी मिट्टी खराब भी हो चुकी है केमिकल यूज के कारण, और तब भी अगर आप इन चैलेटेड न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल अपने पेड़ पौधे फसल पे करेंगे, मिट्टी की पीएच वैल्यू खराब भी है, जड़ उतनी मजबूत नहीं भी है, तो भी ये चैलेटेड न्यूट्रिएंट्स काम करते हैं, बिकॉज ये रेडी टू ईट है, प्लांट इनको खाने के लिए हमेशा तैयार है। बेनिफिट्स ऑफ, ओहो क्या हो गया ये जो नीचे वाला जो है, ये बेनिफिट ऑफ फल्विक एसिड नहीं है, ये है बेनिफिट ऑफ सीवीड, राइट? वो कॉपी पेस्ट करने में गलत हो गया है, इसको आप समझे। बेनिफिट्स ऑफ फल्विक एसिड नहीं है। ये आपको मेरा वो दिख रहा है, ये कर्सर दिख रहा है आपको? तो इसको फल्विक की जगह पे आप पढ़िए इसको बेनिफिट्स ऑफ सीवीड एक्सट्रैक्ट, स्टिमुलेट्स रूट ग्रोथ। देखिए, बार बार जड़ पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि जड़ ही है, जितनी अंदर जाएगी, जितनी मजबूत होगी, उतना पेड़ खाना खाएगा। इंप्रूव स्ट्रेस टॉलरेंस तीनों में है। एनहांस न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, राइट? बूस्ट फोटोसिंथेसिस, एनरिचेस सॉइल माइक्रोबायोलॉजी एंड डिलीवर्स ट्रेस एलिमेंट। ट्रेस एलिमेंट मतलब जैसे मोलिब्डेनम है, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो पेड़ को चाहिए, जिसका नाम है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम को एक फसल को एक पूरे साइकिल में, एक पेड़ को सिर्फ 0.1 ग्राम चाहिए। अब आप सोच के देखिए, वो 0.1 ग्राम आप कहां से खोज के लाओगे मोलिब्डेनम? कोबाल्ट। एक फसल को एक पूरे 3 से 4 महीने के, अगर आपने धान रोपा, तो 3 से 3.5 महीने का जो सफर है उसके अंदर उसको सिर्फ 1 ग्राम चाहिए। कहां से लाओगे? तो सीवीड जो है
वो उन ट्रेस एलिमेंट्स को, जो छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में पड़े हुए हैं, उनको पेड़ तक पहुंचाने में, जड़ों तक पहुंचाने में मदद करता है। ये है चारों के फायदे। अब इसका इमीडिएट इफेक्ट क्या मिलता है? हाई जर्मिनेशन रेट। अगर आप, कैसे हो बताता हूं, अगर आप रूट ग्रो का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो आपके बीजों की जर्मिनेशन की तादाद बढ़ जाएगी। फास्ट वेजिटेटिव ग्रोथ, पेड़ के अंदर में पत्तों की संख्या और टहनियों की संख्या बढ़ेगी। स्ट्रांग ब्रांचेस, जो पेड़ पतले ब्रांचेस होने के कारण गिर जाते हैं, धान हो, गेहूं हो, गन्ना हो, वो गिरेंगे नहीं क्योंकि स्ट्रांग ब्रांचेस हैं। लार्ज लीव्स, बोलेंगे लार्ज लीव्स क्यों चाहिए? क्योंकि पेड़ का पत्ता जितना बड़ा होगा और जितना खुरदुरा होगा, ये किसान लोग समझ जाएंगे, हमारे भाइयों को नहीं पता होगा। पेड़ का पत्ता जितना बड़ा होगा और जितना खुरदुरा होगा, उतना ज्यादा खाना उस पत्ते में पेड़ स्टोर करके रखेगा। पेड़ खाना बनाता है और अपने पत्ते में स्टोर करता है। तो अगर मेरे पेड़ का, मेरे धान का पत्ता छोटा छोटा है, गेहूं का पत्ता छोटा छोटा है, तो खाना कम स्टोर हो रहा है, फूल कम आएंगे, फल कम बनेंगे, धान की उपज कम होगी, गेहूं की उपज कम होगी, सब्जी फल की उपज कम होगी। लेकिन अगर मेरे पेड़ के पत्ते बड़े हो जाते हैं और खुरदुरे हो जाते हैं, तो पेड़ में खाना ज्यादा स्टोर होगा, और खाना ज्यादा स्टोर होगा तो मेरा पेड़ ज्यादा, मेरा पौधा ज्यादा बड़ी रफ्तार से बढ़ेगा। हाई फ्लावरिंग, क्योंकि प्लांट ग्रोथ एनहांसर है। पत्ते बड़े हो गए, पत्ते बड़े हो गए, खाना ज्यादा स्टोर हो गया, तो पेड़ को कभी भी कोई न्यूट्रिएंट की कमी नहीं हो रही है, तो फलों, फूलों की तादाद बढ़ जाएगी। और फूलों की तादाद बढ़ेगी तो फ्रूट सेटिंग ज्यादा होगी, फल ज्यादा लगेंगे। और फल ज्यादा जब लगेंगे, और क्योंकि पेड़ को सारा खाना मिल रहा है बिकॉज ऑफ रूट ग्रो, हर तरह का माइक्रोन्यूट्रिएंट मिल रहा है, फल्विक एसिड मिल रहा है, ह्यूमिक एसिड मिल रहा है, जड़ों को ताकत मिल रही है, स्ट्रेस टॉलरेंस, गर्मी और सर्दी और बरसात और आंधी और तूफान से बचने की ताकत मिल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है फूल ज्यादा आएंगे, पत्ते बड़े होंगे, फूल ज्यादा आएंगे, फूल ज्यादा आएंगे, फल ज्यादा लगेंगे, फल ज्यादा लगेंगे, पेड़ों को खाना पूरा मिलेगा, तो फलों की क्वालिटी अच्छी होगी, किसान की कमाई बेहतर होगी, बिना किसी केमिकल यूज किए। लॉन्ग टर्म इफेक्ट, लंबे समय तक इसका असर, अगर आप इसका लगातार इस्तेमाल करते हैं, जो साल में आप 2 या 3 या 4 फसल अपने खेतों से ले रहे हैं, उसके अंदर में अगर आप रूट ग्रो का लगातार इस्तेमाल करते हैं, तो धीरे धीरे करके देखिए, एक साथ आप आपने जब पिछली बार जब गेहूं रोपा था, तब आपने खूब केमिकल यूज किए थे, और आज आप रूट ग्रो इस्तेमाल करेंगे और आप केमिकल यूज करना बंद कर देंगे, तो आपकी मिट्टी सपोर्ट नहीं कर पाएगी। लेकिन क्या करना है आपको? आपको अपने केमिकल, जो आप केमिकल फर्टिलाइजर जो आप 10-10 किलो बढ़ाते जा रहे थे, उसकी जगह पे उसको 20-20-25% कम कीजिए। 2 से 3 साइकिल के अंदर में, 2 से 3 साइकिल रूट ग्रो इस्तेमाल करने के बाद, पहली पहली उपज में रूट ग्रो थोड़ा सा केमिकल कम कर दिया, दूसरी उपज में रूट ग्रो और केमिकल को फिर आधा कर दिया, तीसरी उपज में रूट ग्रो और केमिकल को और कम कर दिया, चौथी उपज तक पहुंचते पहुंचते केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर में आपका डिपेंडेंस खत्म हो जाएगा। हजारों हजार रुपए की बचत हर किसान को होगी, जो आप उसमें करते हैं और लाइन में जाके लगते हैं यूरिया के लिए और एनपी के लिए। मिट्टी के एरेशन प्रोसेस को बढ़ा देगा, क्योंकि ह्यूमिक एसिड है, वो मिट्टी को भुरभुरा बना देगा, मिट्टी में हवा कम ज्यादा जाएगा, जड़ ज्यादा गहराई पे जाएंगे। लूज सॉइल के अंदर में माइक्रोबियल लाइफ, यानी आपके खेतों के अंदर में केचुए, गुड बैक्टीरिया, गुड फंगस, ये सब बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और लगातार 3 से 4 साइकिल तक लगातार आप रूट ग्रो का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके खेतों में चाहे सूखा पड़ जाए, यानी कि पानी की कमी भी हो जाए किसी कारण से, या बाढ़ आ जाए, आपकी फसल खराब नहीं होगी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मल्टीपल साइकिल, लॉन्ग टर्म साइकिल, 3 से 4 साइकिल तक लगातार। जैसे अभी इस बार चावल में इस्तेमाल, धान में इस्तेमाल किया, इसके बाद गन्ने में करेंगे, इस बार गेहूं में करेंगे, उसके बाद सब्जी में करेंगे। ये 3 से 4 बार इस्तेमाल करते करते आपके जमीन की उर्वरक क्षमता वापस वो नेचुरल जगह पे पहुंच जाएगी, और आपको फिर कभी केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करना होगा। अब इसको यूज कैसे करते हैं? सबसे पहला यूज है इसका सॉइल ट्रीटमेंट, मिट्टी को बेहतर बनाने के लिए। तो आप तो इतने सालों से केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे थे, मिट्टी में नमक जमा हो चुका है, मिट्टी हार्ड हो गई है। तो क्या करना है आपको? जिस खेत में आपको रूट ग्रो इस्तेमाल करना है, उसी खेत की 50 किलो मिट्टी, 1 एकड़ के लिए, 1 एकड़ के एक खेत के लिए उसी खेत का 50 किलो मिट्टी लीजिए, 50 किलो गला हुआ गोबर का खाद लीजिए, और दोनों खाद को और मिट्टी, सॉरी, गोबर के खाद को और मिट्टी को अच्छे से मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद में रूट ग्रो का ½ लीटर का पूरा पैकेट उस मिट्टी और गोबर के जो मिश्रण है उसके अंदर में मिला दीजिए, अच्छे से फावड़े से मिला दीजिए, और एक छायादार जगह पे ढक के रख दीजिए। हर 2 दिन के बाद हल्का हल्का उस पर पानी छिड़कते रहिए। हल्का हल्का पानी छिड़कने से क्या होगा कि उसके अंदर में जो मॉइस्चर लेवल है वो 30% 40% में बना रहेगा।
और 30% 40% में क्या होगा कि हमारे रूट प्योर के रूट ग्रो का ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड, सीवीड एक्सट्रैक्ट और चेलेटिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और गोबर की खाद और मिट्टी आपस में बंध जाएंगी और एक इतनी शानदार खाद तैयार होगी जिसको इस 100 किलो खाद को 1 एकड़ जमीन में अच्छे से फैला दीजिए और उस पर जुताई कर दीजिए। जुताई करने के 2 दिन के बाद उसको अंदर जाने दीजिए, मिट्टी को उसको हल्का करने दीजिए, मिट्टी के अंदर में उसको अच्छे से 2 दिन तक मिलने दीजिए। जुताई के बाद 2 दिन के अंदर में आपकी मिट्टी के नीचे जो केमिकल का वो सॉल्ट का जो सील बना हुआ था ये उसको पेनिट्रेट कर देगा। आपकी मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, आपकी मिट्टी हल्की हो जाएगी, केमिकल फर्टिलाइजर जो आप यूज करते हुए आ रहे थे उसका असर अचानक से ही कम हो जाएगा, आपकी मिट्टी का पीएच वैल्यू इंप्रूव हो जाएगा। और 2 दिन के बाद आपको जो भी रुपाई करनी है आप उसकी रुपाई कीजिए, आपकी पैदावार पहले के मुकाबले कम से कम 10 से 20% ज्यादा हो जाएगी बिना केमिकल खाद के। इस प्रकार से आप मिट्टी की गुणवत्ता अपने खेत की सुधार सकते हैं। जो कम उपजाऊ मिट्टी है उसको ज्यादा उपजाऊ बना सकते हैं। दूसरा है सीड जर्मिनेशन, बीजों में से पौध निकालने का। राइट, जैसे धान की मैंने बात की, आपने अगर 100 बीज डाले तो 100 में से 30 निकलते, 70 निकलते हैं, 30 नहीं निकलते, कभी 50 निकलते हैं, 50 नहीं निकलते। अब बीज में किसान के बीज से जितनी ज्यादा पौध निकलेगी किसान की उपज उतनी ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए हर बीज का अंकुरित होना आवश्यक है। हर बीज तो अंकुरित नहीं हो सकता है, लेकिन अगर मेरे बीजों का जर्मिनेशन रेट 90-95% भी हो गया, पहले बिना ट्रीटमेंट के मेरे बीज जो थे वो 70% जर्मिनेट कर रहे थे, 50% जर्मिनेट कर रहे थे। यानी कि अगर मैं 5 किलो धान की रुपाई करता हूं पौध निकालने के लिए तो उसमें 2.5 किलो का निकल पा रहा है, 2.5 किलो का नहीं निकल पा रहा, तो 2.5 किलो का नुकसान तो हो रहा है ना मेरा। और 2.5 किलो की उपज का भी नुकसान हो रहा है, मतलब जो पेड़ ही पौधे ही नहीं निकले तो उसमें तादाद बढ़ा करके अगर उनको 70, 80, 90, 90, 95 तक लेके जा सकते हैं। कैसे कि अगर आपका बीज अपने घर का है, कुछ किसान क्या करते हैं कि जब उन्होंने गेहूं बोया होगा और जब गेहूं काटा होगा तो गेहूं को काटने के बाद में 1 बोरा 2 बोरा गेहूं घर में साइड करके रख देते हैं कि उसको अगली बार बीज के रूप में इस्तेमाल करेंगे। अभी आप धान और गेहूं और तिलहन और इन सब चीजों में कुछ किसान अपने घर के बीज का इस्तेमाल करते हैं और कुछ किसान बीज केंद्र से जाकर के बीज खरीद के लाते हैं और उसको रोपते हैं। दोनों ही सही है, दोनों में कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो घर का आपका अपना बीज है, घर का जो अपना धान था, आपका घर का जो आपका अपना गेहूं था, घर की जो अपनी आपकी दाल थे या सोयाबीन के बीज थे, उसके अंदर में आपने कोई केमिकल नहीं डाला है, यानी कि फंगिसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड नहीं डाला है कि बीज खराब ना हो, क्योंकि आपको तो 6 महीने का इस्तेमाल करना है ना, तो क्यों उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डालना। लेकिन जो आप कमर्शियली खरीद के लेकर के आ रहे हो वो केमिकल प्रोसेस के थ्रू उसके अंदर में कुछ चीजें मिलाई गई हैं ताकि वो बीज जल्दी खराब ना हो, क्योंकि पता नहीं वो कब बिकेगा। दुकानदार के पास में जो बीज है वो 3 महीने में बिकेगा, 6 महीने में बिकेगा या अगले साल बिकेगा, उसको नहीं पता, तो उसमें केमिकल डाला हुआ होता है। तो जो अगर आपका खुद का बीज है तब पहला प्रोसेस नहीं करना। बाजार से लाया हुआ बीज है तो सबसे पहले जो बीज है उसको अच्छे से पानी से धोना है, 1 बार या 2 बार पानी से उसके अंदर जो केमिकल है उसको आप निकाल दीजिए। उसके बाद 1 किलो बीज में 1 लीटर, 1 किलो बीज को अनुपात में 5 किलो है तो 5 गुना हो जाएगा, 10 किलो है तो 10 गुना हो जाएगा, 100 किलो है तो 100 गुना हो जाएगा। समझ रहे हैं आप, जितनी बड़ी खेती तादाद बढ़ेगी। 1 किलो के हिसाब समझाइए, समझिएगा, 1 किलो बीज को 1 लीटर पानी के अंदर में भिगाइए और उस 1 लीटर पानी के अंदर में 20 ml नाप के हमारा रूट ग्रो ऐड कर दीजिए। 1 लीटर पानी में 1 किलो बीज और उसके साथ में 20 ml का रूट ग्रो उसमें ऐड कर दीजिए और 1 घंटे तक उस बीज को उस पानी में भीगने दीजिए। फल्विक एसिड, याद है फल्विक एसिड क्या करता है? पेनिट्रेट द सीड्स फॉर अर्ली जर्मिनेशन। ये 1 घंटे के अंदर आपके बीज की परत को चीरते हुए पानी के माध्यम से, मॉइस्चर के माध्यम से फल्विक एसिड आपके बीज के अंदर में प्रवेश कर जाएगा और ये ह्यूमिक एसिड उसको जड़ बनाने को तैयार करेगा। और ये ह्यूमिक एसिड और फल्विक एसिड का कॉम्बिनेशन से सींचा हुआ बीज जब मिट्टी में डाला जाएगा तो जर्मिनेशन की प्रक्रिया तेज होगी, बीजों का नुकसान कम होगा। 1 घंटा इस घोल में भिगो कर रखने के बाद आप तुरंत बीज की रुपाई कर दीजिए ताकि बीजों पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। बीजों को आप ज्यादा अगर पानी में ज्यादा देर तक भिगा के रखेंगे तो वो फूल जाएंगे, पहले ही टूट जाएंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का। जैसे 1 घंटा समझा रहा हूं, नुकसान नहीं होना चाहिए किसी किसान का हमारे। 1 घंटा सफिशियंट टाइम है ह्यूमिक एसिड और फल्विक एसिड को अपना काम करने के लिए। उसके बाद तुरंत तुरंत के तुरंत बीज को आप रुपाई कर दीजिए, सूखने के लिए मत छोड़िए, कहीं और मत छोड़िए। 1 घंटा भिगाना है और रुपाई कर देनी है, जर्मिनेशन फास्ट होगा और ज्यादा होगा। फॉइलर स्प्रे, पेड़ पे स्प्रे करने के लिए 2 मिलीलीटर
पर लीटर। अगर आप 15 लीटर की टंकी से स्प्रे करते हैं तो एक टंकी में 30 ml। अगर आप 25 लीटर की टंकी से स्प्रे करते हैं तो 50 लीटर। अगर आप बड़े वाले ड्रम के अंदर में, जिसमें 200 लीटर पानी होता है, उसमें मशीन डाल करके, बड़ी वाली मशीन लगा करके बड़ी खेती में स्प्रे करते हैं या बागवानी का काम करते हैं, और लंबे दूरों तक आपका आम का, केले का, पपीता का, अलग अलग प्रकार के फलों का अगर वो है, तो जितना लीटर पानी है उसके अंदर में 2 ml आपको रूट ग्रो मिला देना है छिड़कने के लिए, स्प्रे करने के लिए। पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि रूट ग्रो का फायदा जनरली क्या होता है कि जितने भी स्प्रे होते हैं उसके अंदर में हमको कहा जाता है कि या तो सुबह करें या शाम को करें, ताकि स्कॉर्चिंग ना हो जाए, बर्निंग ना हो जाए लीव्स का। पर रूट ग्रो क्योंकि एक चेलेटेड फॉर्म में नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, तो कोशिश करें कि जब सूरज की रोशनी हो अच्छी, ठीक ठाक, बिल्कुल दिन में 2 बजे नहीं, जब पेड़ वैसे ही गर्मी से परेशान है, लेकिन सुबह 9-10 बजे, 11 बजे तक जब अच्छी खासी धूप है, शाम को 4-5 बजे तक जब ठीक ठाक सी धूप है, उतनी तेज भी नहीं है पर ठीक ठाक सी धूप है, तो सनलाइट के अंदर में अगर आप रूट ग्रो का स्प्रे करेंगे पौधों के ऊपर में, तो रिजल्ट्स आपको ज्यादा मिलेंगे। सुबह शाम करेंगे तो भी रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन 10 से 20% का कंजप्शन का फर्क पड़ जाता है अगर आप तेज धूप में कर रहे हैं और कम रोशनी में कर रहे हैं। तो अगर धूप में करेंगे तो अच्छा आएगा। हर प्रकार के फसल में रूट ग्रो का इस्तेमाल का चक्र अलग अलग होता है। कौन सी फसल में रूट ग्रो का इस्तेमाल कब कब करना है, अब उसको डिटेल में समझ लेते हैं। रबी और खरीफ की फसल, जिसमें क्या जाता है, गेहूं, दाल, ऑयल सीड्स, स्पाइसेस, धान, बाजरा, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, शुगर केन, इस तरह की खेती जो आप करते हैं, उसके अंदर में रूट ग्रो का इस्तेमाल कब कब करना है समझिएगा। पहला इस्तेमाल होगा सीड जर्मिनेशन के लिए। कैसे? 1 लीटर पानी में 1 किलो बीज, उसमें 20 ml रूट ग्रो 1 घंटे डुबा करके उसकी बुआई कर देनी है। दूसरा इस्तेमाल कब होगा? जब पेड़ 20 से 30 दिन के हो जाएंगे। 20 से 30 दिन कहे या कहे 10 से 12 पत्ते खिल गए आपके पेड़ के, तब आपको पहला यूज करना है रूट ग्रो का, पहला स्प्रे मारना है 2 ml पर लीटर के हिसाब से। प्री ब्लूम स्टेज, देखिए आपको लगेगा कि क्या धान में फूल होता है, क्या चावल में फूल होता है? किसान से जाके पूछिए। हर वो पेड़, हर वो पौधा जो आपको फल दे रहा है, देखा जाए तो गेहूं भी तो गेहूं के पेड़ का फल है, धान भी तो धान के पेड़ का फल है। तो जब आपको अपने खेत के अंदर कपास की खेती हो रही हो, या दाल की खेती हो रही हो, या शुगरकेन की खेती हो रही हो, या धान की हो, या गेहूं की हो, जो भी खेती आप कर रहे हैं, जब आपको पहला अंकुर दिखाई देता है कि फूल निकलना शुरू हुआ, कहीं से भी एक अंकुर दिखाई दे गया पूरे खेत के अंदर, तो उसको बोलते हैं प्री ब्लूम स्टेज, यानी कि अब पेड़ जो है फूल बनाने को तैयार हो चुका है। जैसे ही आपको पहला फूल दिखाई दे आपके खेत के अंदर में, फिर से एक स्प्रे मार दीजिए, 2 लीटर पर ml के हिसाब से पूरे खेत में डाल दीजिए, जितना बड़ा आपका खेत है। थर्ड, जब आपके पेड़ों के फूल निकल गए अच्छे से, अब वो पेड़ जो है वो फल बनना शुरू हो रहे हैं। और यहां पे सेब के पेड़ से और आम के पेड़ से गेहूं को और चावल को और ऑयल्स को और मसालों को कंपेयर मत कीजिएगा। आम के पेड़ और सेब के पेड़ की चर्चा भी बाद में करने वाला हूं। ये मैं आपकी उन फसलों की बात कर रहा हूं जो यहां साइड में लिखा हुआ है। वीट, पल्सेस, वीट, दाल, ऑयल सीड्स, स्पाइसेस, राइस, बाजरा, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, शुगरकेन, और इसी प्रकार के मिलते जुलते जो प्रोडक्ट है, उसमें 4 बार आपको स्प्रे करना है रूट ग्रो का। आपकी फसल टना टन हो जाएगी, आपका बैंक बैलेंस भी जबरदस्त हो जाएगा, और आपके यील्ड की क्वालिटी, जो धान, जो गेहूं, जो बाजरा, जो रागी आप पैदा करेंगे, मक्का, उस सब की क्वालिटी बहुत शानदार रहेगी, बाजार में रेट आपको अच्छा मिलेगा। अब बात करते हैं वेजिटेबल फार्मिंग। बहुत सारे लोग सब्जियों की खेती करते हैं। सब्जियों की खेती वालों को क्या करना है? पहला इस्तेमाल सेम सीड जर्मिनेशन। अब सीड जर्मिनेशन में क्या होता है कि इतने मतलब 100 ग्राम 200 ग्राम सीड के अंदर में, करेले का पेड़ अगर लगा रहे हैं, खेत में लगा रहे हैं, तो 200 ग्राम 250 ग्राम करेले के बीज से एक खेत पूरा भर जाता है। राइट? उसको धान और गेहूं की तरह किलो में नहीं इस्तेमाल करना पड़ता। तो जो 1 किलो, एक किलो बीज, 1 लीटर पानी और 20 ml, ये रेशियो याद रखिएगा। जितने ग्राम का आपका सब्जी का बीज है, उसके हिसाब से उसको प्लस माइनस कर लीजिए आप। पहला सीड जर्मिनेशन। दूसरा, 20 से 30 दिन जर्मिनेशन के बाद, पेड़ बाहर आने के 20 से 30 दिन के बाद, या फिर वही सेम 8 से 10 पत्ते जब निकल गए तब। तीसरा, प्री ब्लूम स्टेज। प्री ब्लूम स्टेज मतलब पहला गेहूं, आपने बैगन की खेती की, आपके बैगन के पहले एक पेड़ के अंदर में पहला फूल जैसे पीला पीला दिखाई दिया, सारे खेत में रूट ग्रो को स्प्रे कर दीजिए। आप टमाटर की खेती कर रहे हैं, टमाटर के 1 या 2 पेड़ों के अंदर में जैसे ही आपको उसका नीला नीला फूल दिखाई दिया, पूरे टमाटर के खेत में इसको स्प्रे मार दीजिए। प्री ब्लूम स्टेज में थर्ड थर्ड यूज करना है। लास्ट, कीप और
थर्ड स्प्रे कर दिया। उसके बाद में जब आपने पहला प्री ब्लूम स्टेज में मारा, तो क्योंकि गेहूं, धान, सोयाबीन, तिलहन, कपास, इन सब में ना फूल एक बार आता है, दाना बनता है और उसको तोड़ लिया जाता है। पर जब सब्जी की आप खेती करते हैं तो सब्जी में फूल बनने की प्रक्रिया और फल बनने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। ऐसा तो नहीं होता कि आपके टमाटर के पेड़ में एक साथ 100 किलो टमाटर आ गया, आपने तोड़ लिया और पेड़ को उखाड़ दिया, जैसे धान को करते हैं या गेहूं को करते हैं। नहीं, क्या होता है, 10 टमाटर आए, जब तक वो 10 टमाटर पक के बड़े हुए तब तक दूसरे नए फूल आना शुरू हो गए। वो फूल जब तक इतने बड़े बड़े टमाटर में कन्वर्ट हुए, फिर नए, ये फूल बनने की और फल बनने की प्रक्रिया सब्जी के पेड़ों में लगातार चलती रहती है। इसलिए यहां पर ध्यान देना है कि अगर आप सब्जी की खेती कर रहे हैं, आप अगर सब्जी के किसान हैं, तो प्री ब्लूम के बाद पहला स्प्रे करने के बाद हर 15 दिन के बाद आप रूट ग्रो का स्प्रे करते रहिए, तो आपके पौधों में नए नए फूल बनते रहें, नए फल बनते रहें, नई सब्जियां बनती रहें, और सब्जियों की क्वालिटी अच्छा हो, ताकि आपको बाजार में कीमत अच्छी मिले। आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो घर में किचन गार्डनिंग करते हैं। सब्जियां तो लोग घर में उगाते हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसका। 2 लीटर, 2 ml पर लीटर फ्रूट ऑर्किड्स। अब हमारे बिहार में जो मुजफ्फरपुर का इलाका है, वहां पे लीची की खेती, बिहार और यूपी से लेके बंगाल तक में आम के बागान, राइट। फिर उसके बाद पहाड़ों में चले जाते हैं तो जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में और हिमाचल में सेब की और क्या बोलते हैं ये, जो ठंडी के फ्रूट्स होते हैं उनकी खेती। महाराष्ट्र में चले जाइए तो अंगूर की खेती। अलग अलग किसान जो है वो फ्रूट ऑर्किड्स में फलों की खेती करते हैं। वहां पे क्या होता है, पहला स्प्रे कब मारना है, आफ्टर प्रूनिंग। जो भी यहाँ पर फलों के किसान हैं उनको पता है ना, पेड़ से फल लेने के बाद पेड़ के फलों वाले पेड़ भी 2 प्रकार के होते हैं। जैसे संतरा है वो 2 बार फल देता है, क्या बोलते हैं, अमरूद है वो 2 बार फल देता है, आम एक ही बार देगा, सेब एक ही बार देगा पूरे साइकिल के अंदर में, राइट। तो डिपेंड करता है। लेकिन हर किसान जो फलों की खेती करता है, इसके पास फ्रूट ऑर्किड्स है, वो क्या करता है, पेड़ से फल तोड़ने के बाद में पेड़ों की टहनियों को काट देता है। इसको प्रूनिंग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हर फल देने वाला पेड़ उसी टहनी के ऊपर फल उगाता है जो टहनियां कम से कम 3 महीने पुरानी हो। पुरानी टहनियों पे फल नहीं लगते। ये फलों के किसान को ये बात अच्छे से पता है। जो समझदार किसान है वो एक बार पेड़ से फल तोड़ने के बाद उसकी प्रूनिंग कर देते हैं, उसकी टहनियों की कटाई छाई कर देते हैं, पेड़ को छोटा कर देते हैं, ताकि पेड़ नई नई टहनियां फेंके और 5 से 6 महीने के अंदर में वो टहनियां इतनी मजबूत हो जाए कि उसमें नया फल लग सके। तो पहला स्प्रे कब करना है, पेड़ों की प्रूनिंग करने के बाद। आपने फल तोड़ा, पेड़ की कटाई छटाई की, स्प्रे मार दिया ताकि टहनियां जल्दी निकले। रिपीट आफ्टर 30 डेज फॉर वेजिटेटिव ग्रोथ। नई टहनियां शुरू होंगी, उन नई टहनियों का मजबूत होना और उसमें बड़े बड़े पत्ते आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने सारी टहनियां काट दी ना, काट छाट कर दी। सेब का बगीचा है वो काट छाट के बराबर कर दिया आपने, एक लंबा खाली उसका लीडर छोड़ दिया। तो उसमें टहनियां चाहिए हमको, पत्ते चाहिए बड़े बड़े। तो पहला स्प्रे प्रूनिंग के बाद, प्रूनिंग के 30 दिन के बाद दूसरा स्प्रे प्री ब्लूम। सेब का पहला फूल दिखाई दिया किसी भी एक पेड़ में, पूरे खेत में, बागान में स्प्रे मार दिया। लीची का पहला फूल दिखाई दिया, पूरे बागान में मार दिया। आम का पहला अंकुर दिखाई दिया, डाल दिया, प्री ब्लूम। फिर उसके बाद फ्रूट सेटिंग, जब वो फूल से फल बनना शुरू हुआ छोटा छोटा बेर की आकार का, तब तीसरा। और फ्रूट के प्लांट में एक एक्स्ट्रा डालना है, कब, मेच्योरिटी के स्टेज पे। सेब का कोई किसान है, उसने कब डाला, प्रूनिंग के बाद पहली बार। दूसरी बार कब डाला, 30 दिन के बाद। तीसरी बार कब डाला, जब पहला फूल दिखाई दिया, डाल दिया तीसरी बार। चौथा कब डाला, जब फल से फ्रूट बनना शुरू हो गया। और तब, अब जब फ्रूट टूटने को तैयार है, आपको पता है कि अब 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद अब ये मेरा फ्रूट तैयार हो जाएगा टूटने के लिए, पैकिंग होकर के मार्केट में जाने के लिए, तो एक स्प्रे रूट ग्रो का और डाल दीजिए, ताकि आपके फ्रूट का साइज अगर पहले 200 ग्राम का था तो कम से कम 300 ग्राम का हो जाए। आम अगर आधे किलो का था तो कम से कम 700 ग्राम का बड़ा चौसा आम तैयार हो जाए। तो ये है फ्रूट के लिए। अब आते हैं फ्लावरिंग। आजकल लोग फूलों की खेती भी बहुत करने लगे हैं, गुलाब की, मोगरे की, चमेली की, अपने क्या बोलते हैं इसका, रजनीगंधा, और ये पीला वाला क्या होता है, मैरीगोल्ड। उसकी खेती में क्या है, पहला कब, सीड जर्मिनेशन। दूसरा कब, 20-30 डेज आफ्टर जर्मिनेशन फॉर वेजिटेटिव ग्रोथ। तीसरा कब, प्री ब्लूम स्टेज। चौथा कब, हर 15 दिन में डालते रहिए, क्योंकि फूलों का पेड़ भी सब्जी की तरह लगातार नए फूल देता रहता है। तो सब्जी में और फ्लावरिंग प्लांट में जहां पर फूल बार बार आते हैं, फ्रूट के प्लांट में फ्रूट फ्लावर एक बार आएगा,
फ्रूट बनेगा, टूटेगा, प्रूनिंग होगा, फिर नया ब्रांच निकलेगा और फिर नया। लेकिन सब्जियों में और फ्लावरिंग प्लांट के अंदर में फूलों का लगातार आना लगता रहता है। इसलिए वेजिटेबल के अंदर में रिपीट करते रहिए, फ्लावरिंग प्लांट्स में रिपीट करते रहिए। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको रूट ग्रो के साथ में किसी प्रकार के केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल स्प्रे से 1 सप्ताह पहले और 1 सप्ताह बाद नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसका कोई साइड इफेक्ट आ जाए, हो सकता है वो पत्तियों को जला दे, हो सकता है कि वो जड़ का जो ग्रोथ हो रहा है उस जड़ के ग्रोथ को वो रोक दे। वो फुल्विक एसिड और ह्यूमिक एसिड जो उसकी बॉडी के अंदर में गया है, आपने नया स्प्रे मार दिया, वो फ्लश आउट, लीचिंग हो जाएगी उसकी। 1 सप्ताह पहले 1 सप्ताह बाद कोई भी केमिकल यूज ना करें, कम से कम करें। इसको किसी केमिकल फर्टिलाइजर के साथ में या इंसेक्टिसाइड के साथ में, पेस्टिसाइड के साथ में भी यूज करना नहीं है। लेकिन अगर आप कोई ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे हो गया, कैसे, जैसे सीवीड एक्सट्रैक्ट आप अलग से कुछ ऐड करना चाहें, ऐड कर सकते हैं। आप में नीम ऑयल ऐड करना चाहते हैं, ऐड कर सकते हैं। आप में अरंडी का तेल ऐड करना चाहते हैं, ऐड कर सकते हैं। जो भी ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो आप इसके साथ मिला के स्प्रे कर सकते हैं। आप इसके साथ मिला करके ऑर्गेनिक फंगीसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसके साथ मिला करके ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर कोई भी केमिकल, कृपया करके किसी भी प्रकार के केमिकल, खाद, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंगीसाइड का इस्तेमाल इसके साथ में मिला के ना करें 1 सप्ताह पहले और 1 सप्ताह बाद में। आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं हम अपने रूट प्लस के बारे में। रूट प्लस क्या है? तो रूट प्लस ना एक्चुअली पानी को फैला देता है। जैसे आपने जब अपने घर में फर्श में कभी आपको पानी गिर गया, एक ग्लास से पानी गिर गया, तो क्या होता है, पानी एक जगह पे इकट्ठा हो गया इतना सा। लेकिन अगर आप उसके बारे में वाइपर मार देते हो, जैसे आप वाइपर मारते हो, क्या होता है, वो पानी आपका दूर दूर तक फैल जाता है। आप पोछा करते हो, आपने एक बाल्टी के अंदर में पोछा डाला, पोछे को भिंगाया, भिंगाने के बाद में उसका पानी गार दिया, पानी गारने के बाद में खिड़की के ऊपर में 2 मीटर की खिड़की है, पर वो 10 ग्राम पानी से आप 2 मीटर की खिड़की के ऊपर में पोछे से पानी को घुमाते हो और उतने से पानी में पूरी खिड़की साफ हो जाती है। वैसे साफ करना हो तो 20 लीटर पानी फेंकना पड़ेगा। तो जैसे वो वाइपिंग और मॉपिंग के कारण पानी दूर दूर तक फैल जाता है और कम पानी से ज्यादा काम हो जाता है, वही काम करता है हमारा रूट प्लस। आप जो भी स्प्रे कर रहे हैं, खेत में पानी डाल रहे हैं, उस पानी को दूर दूर तक फैलाना, जमीन की ज्यादा गहराई तक पहुंचाने का काम करता है रूट प्लस। ये हर प्रकार के स्प्रे के साथ में मिक्स हो जाता है बिना रिएक्शन के। मतलब आप जब जब रूट ग्रो का इस्तेमाल करेंगे, है ना, यहां पर क्या था, जब जब रूट ग्रो का इस्तेमाल करेंगे, चाहे फलों के पेड़ में, चाहे फूलों में, चाहे सब्जियों में, चाहे धान में, चाहे गन्ने में, जब जब रूट ग्रो का इस्तेमाल करेंगे तो वो जाएगा 2 ml/लीटर। ये कितना जाएगा बाद में बताता हूं मैं, वो डिपेंड करता है आपके पीएच के ऊपर में। तो आपको इसके साथ में ऐड करना है। ये क्या करता है, कोई भी स्प्रे जो आप पेड़ पे कर, रूट ग्रो की बात करें, रूट ग्रो आपने पहली बार स्प्रे कर रहे हैं जब पेड़ 15-20 दिन का, 30 दिन का, 1 महीने का पेड़ आप पौधा हो गया है, जब पहली बार स्प्रे कर रहे हैं, पत्ते छोटे छोटे हैं उस पेड़ के, आपने रूट ग्रो का स्प्रे मारा 2 ml/लीटर में डालने के बाद में, लेकिन जो आप स्प्रे करेंगे उसमें से 80% तो नीचे गिर जाएगा, दाएं बाएं चला जाएगा। लेकिन अगर आप उसमें रूट प्लस मिला देंगे तो जो आप स्प्रे करेंगे वो पत्तियों से गम की तरह, गोंद की तरह चिपक जाएगा। और क्योंकि आपका रूट ग्रो के अंदर जो ह्यूमिक एसिड है, फल्विक एसिड है, सीवीड है, चेलेटेड न्यूट्रिएंट्स है, वो पत्ती के साथ में चिपक गए, तो जब तेज हवा बहेगी या फिर बारिश होगी तो उसके कारण भी आपका वो जो खाद था वो कहीं नहीं जाएगा, पेड़ में चिपका ही रहेगा, क्योंकि आपने रूट प्लस का इस्तेमाल किया है। इसके अंदर में रेजिन पाया जाता है। रेजिन का काम यह होता है कि जो पेड़ का स्टोमाटा होता है, स्टोमाटा जानते हैं आप, पेड़ के ऊपर में पतले पतले छेद होते हैं, उनको दिखते नहीं, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो दिखते हैं। उसी छेद से पत्ते के द्वारा पेड़ भोजन अंदर लेता है। और रेजिन्स का काम क्या है, जो इस रूट ग्रो के अंदर में है, रूट प्लस के साथ में आपने रूट ग्रो मिलाया और पत्ते पे स्प्रे किया, पत्ते पे स्प्रे करते ही पहले तो पत्ते से चिपक गया, पहले तो फैलेगा, क्या है, वाइपिंग एंड मॉपिंग, फैल जाएगा पूरे पत्ते पे अच्छे से, राइट। उसके बाद क्या होगा, चिपक जाएगा। चिपकने के बाद जो रेजिन्स है वो स्टोमाटा, जो पत्ते का जो नीचे ऐसे पत्ता है ना, तो पत्ते के नीचे वाले पोर्शन में स्टोमाटा होता है, जहां से खाना अंदर जाता है, राइट, और यहां से हवा बाहर आती है। तो स्टोमाटा को वो रेजिन जो है खोल देगा। वो जैसे ही स्टोमाटा खुलेगा, यानी कि पत्ते का जो छेद खुलेगा, सारा आपका खाना पेड़ के अंदर जाना तुरंत से शुरू कर देगा। अब अगर आप इसको पानी का इस्तेमाल करते हैं, जब अपने खेतों में पानी डाल रहे हैं आप, ड्रेंचिंग का मतलब ज्यादा मात्रा में पानी आप जब खेत में ट्यूबवेल के थ्रू, मोटर के थ्रू जब पानी डाल रहे हैं, तो एक 500 लीटर की टंकी के अंदर, एक 500 लीटर की टंकी के अंदर में आप 100 ml
रूट प्लस का ऐड 500 लीटर में 100 ml रूट प्लस का ऐड कर दीजिए और वो टंकी के द्वारा या बोरवेल के द्वारा पानी को खेत में चला दीजिए। पहले अगर 500 लीटर के पानी की टंकी से आपका आधा एकड़ खेत में बुआई पानी चलता था, तो अब बिकॉज ऑफ रूट प्लस, क्योंकि ये पानी को ज्यादा दूर तक फैलाएगा, ज्यादा गहराई में लेके जाएगा, वाटर रिटेंशन बढ़ाएगा, तो वही 500 लीटर का पानी आपका 2 एकड़ में काम आ जाएगा। इसके अंदर में सिलिकॉन है। सिलिकॉन एक प्रकार का माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। सिलिकॉन जो है वो गोंद की तरह चिपकाने का भी काम करता है। और सिलिकॉन क्या करता है कि जब आप रूट प्लस का इस्तेमाल किसी भी फर्टिलाइजर के साथ में या रूट ग्रो के साथ में मिला करके करते हैं, तो सिलिकॉन एक पतली सी परत बना देता है इसकी पेड़ की टहनियों पे, पेड़ के पत्तों पे एक पतली सी परत बना देता है। उस परत के कारण क्या होता है, जो फफूंदी है, जो कीड़े हैं, जो रस चूसने वाले कीड़े हैं, मक्खियां हैं अलग अलग प्रकार की, वो आपकी टहनियों को या पत्तों पे के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाती, क्योंकि सिलिकॉन की एक पतली सी परत है। यही सिलिकॉन धीरे धीरे पौधों के माध्यम से पेड़ के अंदर जाता है और सेल मल्टीप्लाई होता है। सेल मल्टीप्लाई होने से क्या होता है, सेल मल्टीप्लाई होने से हमारे पेड़ का तना मोटा होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्लांट होता है। और फिर ये पानी के पीएच वैल्यू को कंट्रोल करता है। अगर पानी और मिट्टी का पीएच वैल्यू अगर 7 से ज्यादा है, तो आपको इसका इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, 1 ml/लीटर। लिख लीजिए ये सब लोग। अगर आपके पानी का और मिट्टी का पीएच मान अगर 7 से ज्यादा है, तो आपको इसका इस्तेमाल करना है 1 ml/लीटर। लेकिन अगर आपके पानी का मान और मिट्टी का मान 6 से कम है, तो आपको इसको इस्तेमाल करना है 0.5 ml/लीटर। सिलिकॉन बेस्ड है, सर्फिकेंट्स है, नॉन आयनिक है और रेजिन बेस्ड है, राइट दोस्तों। 0.5 ml/लीटर अगर 6 से कम है, 1 ml/लीटर अगर 7 से ज्यादा है। दोस्तों मेरी ट्रेनिंग यहीं पे समाप्त होती है। मैं हमारे सभी किसान भाइयों को और रूट प्योर के सभी साथियों से उम्मीद करता हूं कि आप एक स्वस्थ, सेफ और ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फार्मिंग का फ्यूचर देखें। रूट प्लस और रूट ग्रो की मदद से 3 से 4 साइकिल के अंदर 3 से 4 फसल की पैदावार में इसका लगातार इस्तेमाल करते करते आपकी मिट्टी की उर्वरक क्षमता, केमिकल खाद का के ऊपर निर्भरता खत्म, और आपकी फसल की ग्रोथ और आपकी इनकम में ग्रोथ दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे, यही उम्मीद और इसी आशा के साथ आज मैं अपनी इस ट्रेनिंग को खत्म करता हूं। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। गो डायमंड। बहुत ही शानदार ट्रेनिंग अमित जी, बहुत ही जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग। इतना अच्छा थैंक लगता है कि वो एग्रीकल्चर का टीचर भी नहीं दे पाएगा ट्रेनिंग। शानदार शानदार नॉलेज। किसी चलिए। लीडर को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जो को होस्ट है। हाँ। और कृपया करके अपनी टीम के लोगों को समझाएं कि देखिए, मैं शर्ट पैंट टाई पहन के बैठा हूं, बहुत सारे लोग गंजी पहन के बैठे हैं, समझता हूं किसान भाई हैं, लेकिन गंजी पहन, गणेश जी गंजी पहन के क्यों बैठे हुए हैं? शर्ट